गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास में आपका परंपरागत दृष्टिकोण जो हम कल की क्लास में दार्शनिक और ऐतिहासिक पद्धतियों का अध्ययन किया था, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कानूनी और संस्थात्मक पद्धति का अध्ययन करेंगे। दार्शनिक पद्धति में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई कंसेप्ट को स्पष्ट किया जाता है और समाज के लिए मानक और मूल्यों की स्थापना की जाती है कि समाज को इस प्रकार का होना चाहिए। और उसी प्रकार ऐतिहासिक पद्धति में राजनीतिक अध्ययन के लिए किसी देश का इतिहास का अध्ययन ज़रूरी होता है और उसका अध्ययन हमें करना चाहिए। ये जानकारी लेके हम चलते हैं कि कानून की जानकारी इतिहास की जानकारी हमें ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट जो आपका तीसरा पद्धति है राजनीतिक अध्ययन की, वो है कानूनी पद्धति या लीगल मेथड। इसमें क्या करते हैं हम कि राजनीतिक अध्ययन के लिए कानूनी ढांचे के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है कि राजनीति को अगर देखना है तो उस देश में प्रचलित कानून या विश्व में प्रचलित कानूनों का अध्ययन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कानून के अध्ययन से हम राजनीति को समझ सकते हैं। किसी भी देश का संविधान होता है, तो संवैधानिक कानून कोई होता है, वो वहाँ की आंतरिक राजनीति, इंटरनल पॉलिटिक्स होती है उनकी, उसके अध्ययन के लिए आवश्यक मापदंड निर्धारित करता है। संविधान वहाँ की राजनीति और वहाँ के लोग कैसा व्यवहार करेंगे, इसके लिए उपयुक्त मापदंडों का निर्धारण वहाँ का संविधान करता है। वहाँ की संसद के द्वारा निर्मित कानून करते हैं या राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश, कुछ भी आप मान सकते हैं, वो करते हैं। तो कानूनों का अध्ययन जरूरी है। इसी प्रकार ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी अगर हमें अध्ययन करता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्र को व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं। बहुत से कानून बने हुए, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं हैं। राष्ट्र अपने आप में संधियां करके भी कानून बनाते हैं। तो ये सब कुछ इनका अध्ययन करना चाहिए कि इनके व्यवहार को अगर हमें समझना है तो वहाँ में प्रचलित कानून और उन पद्धतियों का हमें नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हो कि उदाहरण के रूप में हम देखें कि भारतीय राजनीति, आपको इसका अध्ययन करना है आपको, तो इसके अध्ययन में भारत के संविधान की जानकारी ज़रूर समझी जाती है। अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी लेनी है तो यहाँ का संविधान की बेसिक जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ के संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की जानकारी होना ज़रूरी है। और संविधान की व्याख्या करते टाइम भी न्यायालयों के कानूनी दृष्टिकोण को प्रमुखता दी जाती है। न्यायालय भी संविधान की जब व्याख्या करता है तो वह कानूनी दृष्टिकोण को प्रमुखता प्रदान करता है। राज्य के विभिन्न अंग हैं, जैसे कि विधानमंडल है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, कि इनकी अपनी परस्पर संबंध और अपनी अपनी शक्तियाँ, इनके किस प्रकार क्या क्या पावर है, इन आपस में संबंध कैसे हैं, इनकी जानकारी, मूल अधिकारों की जानकारी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जानकारी की स्थिति से संबंधित प्रश्न कानूनी पद्धति के अंतर्गत ही आते हैं। और इसकी विवेचन राजनीतिक अध्ययन में सहायता देता भी है कि किसी देश की पॉलिटिक्स आपको जानने तो वहाँ के कानून और संविधान की जानकारी होनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परंतु इनके अलावा भी हमें कुछ चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। वहाँ के राजनीतिक दलों का भी, दबाव समूह का भी, जन आंदोलनों का भी भूमिका पर भी विचार करना होता है, जो कि इस कानूनी दृष्टिकोण के अंतर्गत नहीं आते। कानूनी दृष्टिकोण में वहाँ की संसद, संविधान के द्वारा निर्मित विधियाँ और न्यायालय के डिसीजन, इनका अध्ययन किया जाता है। तो ये कानूनी पद्धति थी। नेक्स्ट जो आपका अंतिम है आधुनिक परंपरागत पद्धति में, वो है आपका संस्थात्मक पद्धति, इंस्टीट्यूशनल मेथड। नाम से भी जैसे आपको स्पष्ट हो रहा है कि संस्थात्मक, इंस्टीट्यूशन, उस देश की इंस्टीट्यूशन का अध्ययन, संस्थाओं का अध्ययन, ये मेथड उस देश में संस्थाओं का अध्ययन करता है, इंस्टीट्यूट का अध्ययन करता है। तो वो संस्थाएं संविधान, कानून से जुड़ी हुई होती है। तो इसीलिए
संस्थात्मक पद्धति भी कानूनी पद्धति से निकट रूप से जुड़ी हुई है और जिसे आज भी विस्तृत रूप से अपनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि राज्य की विभिन्न संस्थाओं जैसे कि विधानमंडल है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, सिविल सर्विस है, प्रशासनिक सेवा है, स्थानीय स्वशासन है आदि के संगठन, इनका संगठन किस प्रकार का और इनकी कार्यविधि किस प्रकार की है, इन पर विचार किया जाता है और इनमें आवश्यक सुधार के उपाय भी सुझाए जाते हैं। तो इनका संगठन किस प्रकार का है, संगठन में भर्ती लोग किस प्रकार होते हैं और इनकी कार्यविधि किस प्रकार, किस कार्यविधि तो संविधान के आधार पर ही होगी या खुद संसद के द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर ही होगी, इसलिए ये कानूनी पद्धति से भी निकट रूप से जुड़ा हुआ है। और राज्य के संस्थाओं का अध्ययन और विवरण से राजनीति को समझने में हमें सहायता भी मिलती है कि ये जैसे कि आप महिला आयोग है, महिला आयोग के क्या कार्य है, मानवाधिकार आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, ओबीसी आयोग है, इन सब का अध्ययन करोगे तो यहाँ की माइनॉरिटीज़ का अध्ययन आप करोगे, समाज के विभिन्न वर्गों की क्या शासन में हिस्सेदारी है, इनका भी अध्ययन आप अच्छे से कर पाओगे। बर्नार्ड क्रिक की एक बुक है रिफॉर्म ऑफ पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश उदाहरण हमारे सामने रखती है और उसी प्रकार एक बेली सैमुअल की बुक है कांग्रेस एट वर्क, वो वहाँ की कांग्रेस अर्थात अमेरिका की संसद, कांग्रेस पार्टी नहीं अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं, तो वहाँ की वर्किंग कैसी है इसका अध्ययन ये बुक करती है। तो इस प्रकार ये संस्थात्मक पद्धतियों का सारा लेकर 2 बुकें लिखी गई है और इन बुकों में वहाँ के राजनीतिक संगठनों संस्थाओं के संगठन और कार्यप्रणाली का विवरण दिया गया और उसके बाद ये सुझाव दिया गया कि इनकी संभावित त्रुटियों को किस प्रकार दूर करके इनकी कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए वहाँ की संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है क्योंकि संस्थाएं ही लोगों से डायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई होती है। जैसे राज्य की कोई भी पॉलिसी होती है उनको धरातल पर लागू करने के लिए इसका स्वशासन और प्रशासनिक सेवक ही काम करते हैं। तो इनका वर्किंग कल्चर कैसा है, इनका संगठन कैसा है, इनमें समाज का प्रतिनिधित्व किस किस वर्ग से इनमें लोग आते हैं, इनका अध्ययन हमें ज़्यादा ज़रूरी समझना चाहिए, ये संस्थात्मक पद्धति कहती है। तो परंपरागत पद्धति में 4 मुख्य रूप से परंपरागत उपागम में 4 हमने पद्धतियाँ देखी, दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी और संस्थात्मक पद्धतियाँ। अब हम जो नेक्स्ट की क्लास होगी वो राजनीतिक अध्ययन में आधुनिक उपागम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आधुनिक उपागम क्या कहता है राजनीति विज्ञान का, और आधुनिक उपागम भी व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के विशेष संदर्भ में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।